नाइटिंगेल बाय क्रिस्टीन हैना। चैप्टर 10। वियान ने अपनी आंखें बंद कीं और सोचा, जल्दी वापस आना एंतवान। ये वो सब था जो उसने अपने आप को इजाज़त दी, बस वो एक छोटी सी दरखास्त। वो इस सब को, जंग, कैप्टन बेक और इज़बेल को अकेले कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। वो दिन का ख्वाब देखना चाहती थी, ये प्रिटेंड करना चाहती थी कि उसकी दुनिया सीधी है, ना कि उसके पहलू पर गिरी हुई है, कि बंद मेहमान कमरे का दरवाज़ा कुछ नहीं जाहिर करता, कि सोफी वियान के साथ रात को सोई थी क्योंकि वो पढ़ते हुए सो गए थे, कि अंतवान इस ठंडी सुबह के वक्त बाहर लकड़ियां काट रहा था, एक ऐसा मौसम सरमा जो अभी महीनों दूर था। जल्द ही वो अंदर आएगा और कहेगा, मैं मील तकसीम करने जा रहा हूँ। शायद वो उसे अपनी ताज़ातरीन डाक के बारे में बताएगा, अफ्रीका या अमेरिका से एक खत, और वो उसके साथ एक रोमानवी कहानी बनाएगा। इसके बजाय उसने अपना स्टिचिंग का काम दोबारा डेविन के पास टोकरी में रखा, बूट्स पहने और बाहर लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़ी। जल्द ही खजा आ जाएगी, फिर सर्दी, और पनाह गजीनों के हाथों उसके बाग की तबाही ने उसे याद दिला दिया था कि उसकी बका कितनी नाजुक है। उसने कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया और नीचे गिरा दिया, मजबूती से पकड़ा, उठाया, मुस्तहकिम किया, काटा। हर ज़रब उसके बाजुओं में गूंजकर उसके कंधों के पट्टों में दर्द के तौर पर छिपकर रह गई। पसीना उसके मसामों से निकला और उसके बालों को गीला कर दिया। ब्राहस करम, मुझे ये करने दें। वो रुकी। कुल्हाड़ी आसमान में थी। बेक करीब खड़ा था, उसने बोझिल और जूते पहने हुए थे और उसका सीना सिर्फ एक सफ़ेद टी शर्ट से ढका हुआ था। उसके मध्यम गाल सुबह की शेव के बाद सुर्ख हो चुके थे और उसके सुनहरे बाल गीले थे। पानी की बूंदें उसकी टी शर्ट पर गिरती थीं, जो छोटे सुरमये सूरज के निशान की तरह नजर आते थे। वो अपने रेशमी कपड़ों और काम के जूतों में बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रही थी। उसके बालों में लटें थीं। उसने कुल्हाड़ी नीचे कर दी। घर में कुछ काम ऐसे हैं जो मर्द करते हैं। तुम लकड़ियां काटने के लिए बहुत नाजुक हो। मैं कर सकती हूँ। यकीनन तुम कर सकती हो, लेकिन क्यों करनी चाहिए? जाओ मैडम, अपनी बेटी की देखभाल करो। ये छोटा सा काम मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, वरना मेरी माँ मुझे छड़ी से मारेगी। उसने हरकत करने का इरादा किया, लेकिन किसी तरह वो नहीं की, और फिर वो वहां था, कुल्हाड़ी को आहिस्ता से उसके हाथ से निकाल रहा था। उसने गरीजी तौर पर कुछ लम्हों तक उसे पकड़े रखा। उनकी नजरें मिली, थोड़ी देर कायम रहीं। उसने अपना हाथ छोड़ा और इतनी जल्दी पीछे हट गई कि वो लुढ़क कर गिरने लगी। उसने उसका हाथ थामा और उसे संभाला। शुक्रिया बड़बड़ाते हुए वो उससे दूर हो गई, अपनी कमर को जितना सीधा रख सकती थी। उसके लिए अपनी हिम्मत को ज्यादा करने की पूरी कोशिश करनी पड़ी, ना कि तेज चलने की। फिर भी जब तक वो दरवाजे तक पहुंची तो उसे ऐसा लगा जैसे वो पेरिस से दौड़कर आ रही है। उसने बड़े जूते के पाँव निकाला, उन्हें घर की तरफ लात मारकर गिरा दिया। उसका आखिरी इरादा उस शख्स से मेहरबानी थी जिसने उसकी जिंदगी में दखलंदाजी की थी। उसने दरवाज़ा पीछे से जोर से बंद किया और किचन में जाकर चूल्हा जला दिया। फिर पानी का एक बर्तन उबालने के लिए रख दिया। फिर वो सीढ़ियों के नीचे गई और अपनी बेटी को नाश्ता करने के लिए नीचे आने को कहा। उसे 2 बार और आवाज़ देनी पड़ी और फिर धमकी देनी पड़ी। उसके बाद सोफी अड़ियाँ चढ़ते हुए नीचे आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें उकताई हुई थीं। वो फिर से अपना सेला लेब्रिस पहने हुए थी। इन 10 महीनों में जब एंतवान गायब था, वो इस लिबास से बड़ी हो गई थी, लेकिन उसने उसे पहनना छोड़ने से इनकार कर दिया था। मैं उठ गई हूँ, उसने कहा और टेबल की तरफ लड़खड़ाते हुए चलते हुए बैठ गई। वियान ने अपनी बेटी के सामने मक्के के आटे का दलिया रखा। उसने आज सुबह थोड़ी सी अयाशी की थी और उस पर एक चम्मच महफूज आड़ू की चटनी भी रखी थी। मम्मान, क्या आप ये नहीं सुन सकती? कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वियान ने सर हिलाया। जो कुछ भी उसने सुना था वो कुल्हाड़ी की ठुक ठुक की आवाज थी, और दरवाजा खोलने के लिए बाहर गई। लेचल वहां खड़ी थी, बच्चे को अपनी बाहों में लिए, और सारा उसके करीब थी। क्या तुम आज पढ़ा रही हो और तुम्हारे बाल भी सिए हुए हैं? ओह! वियान को एहसास हुआ कि वो कितनी बेवकूफ़ लग रही थी। आखिर क्या बात थी? आज स्कूल की छुट्टियों से पहले आखिरी दिन था। चलो सूसन, हम देर कर रहे हैं। वो अंदर दौड़ी और टेबल साफ कर दिया। सोफी ने अपनी प्लेट साफ कर दी थी तो वियान ने उसे तांबे के सिंक में धोने के लिए रख दिया। उसने दलिये का बचा हुआ बर्तन ढांप दिया और महफूज आड़ू को जखीरा कर लिया। फिर वो ऊपर दौड़ी ताकि तैयारी कर सके। कुछ ही वक्त में उसने अपने बालों के पिन निकाले और उन्हें हमवार लहर में कंघी किया। उसने अपना टोपी, दस्ताने और बैग उठाया और घर से निकलकर रेचल और बच्चों को बाग में इंतजार करते हुए पाया। कैप्टन बेक भी वहां था, शेड के पास खड़ा था। उसकी सफ़ेद टी शर्ट कुछ जगहों पर गीली थी और उसके सीने से चिमटकर उसके नीचे के बालों को जाहिर कर रही थी। उसने कुल्हाड़ी को एक कंधे पर कैजुअली टिका रखा था।
ओह सलाम, उसने कहा। वियान को रेचल की नज़रें महसूस हुईं। बेक ने कुल्हाड़ी नीचे की। ये आपका दोस्त है मैडम? रेचल, वियान ने सख्ती से कहा, मेरी हमसाई। ये है हेयर कैप्टन बेक। ये वो हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं। सलाम, बेक ने फिर कहा और शाइस्तगी से सर हिलाया। वियान ने सूसन की पीठ पर हाथ रखा और अपनी बेटी को थोड़ा धकेल दिया और वो दोनों बाग के बुलंद घास के दरमियान चलते हुए मिट्टी वाले रास्ते पर निकल पड़ीं। वो खूबसूरत है, रेचल ने कहा जब वो एयरफील्ड के करीब पहुंची, जो तार के जाल के पीछे सरगर्मी से भरा हुआ था। तुमने मुझे ये नहीं बताया। क्या वो? मुझे पूरी तरह यकीन है कि तुम्हें पता है कि वो खूबसूरत है, तो तुम्हारा सवाल दिलचस्प है। वो कैसा है? ओह, वियान को एहसास हुआ कि वो कितनी बेवकूफ़ लग रही थी। आखिर क्या बात थी? आज स्कूल की छुट्टियों से पहले आखिरी दिन था। चलो सूजन, हम देर कर रहे हैं। वो अंदर दौड़ी और केबल साफ कर दिया। सोफी अपनी प्लेट साफ कर चुकी थी तो वियान ने उसे तांबे के सिंक में धोने के लिए रख दिया। उसने दलिये का बचा हुआ बर्तन ढांप दिया और महफूज आड़ू को जखीरा कर लिया। फिर वो ऊपर दौड़ी ताकि तैयारी कर सके। कुछ ही वक्त में उसने अपने बालों के पिन निकाले और उन्हें हमवार लहर में कंघी किया। उसने अपना टोपी, दस्ताने और बैग उठाया और घर से निकलकर रेचल और बच्चों को बाग में इंतजार करते हुए पाया। कैप्टन बैग भी वहां था, शेड के पास खड़ा था। उसकी सफ़ेद टी शर्ट कुछ जगहों पर गीली थी और उसके सीने से चिमटकर उसके नीचे के बालों को दाहिर कर रही थी। उसने कुल्हाड़ी को एक कंधे पर कैजुअली टिका रखा था। आह, सलाम, उसने कहा। वियान को रेचल की नज़रें महसूस हुईं। बैग ने कुल्हाड़ी नीचे की। ये आपका दोस्त है मैडम? रेचल, वियान ने सख्ती से कहा, मेरी हमसाई। यह है हेयर कैप्टन बैक। ये वो हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं। सलाम, बैक ने फिर कहा और शाइस्तगी से सर हिलाया। वियान ने सूजन की पीठ पर हाथ रखा और अपनी बेटी को थोड़ा धकेल दिया और वो दोनों बाग के बुलंद घास के दरमियान चलते हुए मिट्टी वाले रास्ते पर निकल पड़ी। वो खूबसूरत हैं, रेचल ने कहा जब वो एयरफील्ड के करीब पहुंची, जो ताड़ के जाल के पीछे सरगर्मी से भरा हुआ था। तुमने मुझे ये नहीं बताया। क्या वो? मुझे पूरी तरह यकीन है कि तुम्हें पता है कि वो खूबसूरत है, तो तुम्हारा सवाल दिलचस्प है। वो कैसा है? जर्मन। क्लेयर मोराउ के साथ रहने वाले फौजी सॉसेज से लगते हैं जिनके पीछे टांगे हैं। मैंने सुना है कि वो इतनी शराब पीते हैं कि एक जज भी मर जाए और खराटे इतने जैसे सुअर जुड़ते हैं। तुम तो खुशकिस्मत हो लगता है। तुम खुशकिस्मत हो रेचल, तुम्हारे घर में कोई नहीं आया। गुर्बत का आखिरकार इनाम मिल ही गया। उसने वियान का हाथ अपनी बाह में डाला। इतनी परेशान मत हो वियान, सुना है उनके पास सही रहने के अहकाम है। वियान ने अपनी सबसे बेहतरीन दोस्त को देखा। पिछले हफ्ते इज़ाबेल ने कैप्टन के सामने अपने बाल काट डाले और कहा कि खूबसूरती को ममनू समझना चाहिए। रेचल अपनी मुस्कुराहट पूरी तरह रोक नहीं पाई। ओह, ये ज्यादा मजे की बात नहीं है। वो हमें गुस्से में आके मार भी सकती है। रेचल की मुस्कुराहट मध्यम हो गई। क्या तुम उससे बात कर सकती हो? ओह, मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन कभी उसने किसी की सुनी है? तुम मुझे तकलीफ दे रही हो, इज़ाबेल ने कहा। मर्द ने उसे दीवार से खींचकर बाहर घसीट लिया, इतनी तेज रफ्तार से कि उसे उसके साथ दौड़ना पड़ा। वो हर कदम पर पथरीली गली की दीवार से टकरा रही थी। जब वो एक पत्थर पर ठोकर खाकर गिरने वाली थी, उसने अपनी गिरफ्त मजबूत की और उसे सीधा खड़ा कर लिया। सोचो इज़ाबेल, वो यूनिफॉर्म में नहीं था तो यकीनन गेस्टापो होगा। ये बुरा था और उसने पोस्टर को खराब करते हुए देख लिया था। क्या ये साबुताज, जासूसी या जर्मन कब्जे के खिलाफ मुजाहमत का तौर पर शुमार होगा? ये पुल को उड़ाने जैसा या ब्रिटेन को राज बेचने जैसा नहीं था। मैं फन बना रही थी। ये एक फूलों से भरा गुलदस्ता बनने वाला था, ना कि वी का निशान। एक गुलदस्ता, कोई मुजाहमत नहीं, बस एक बेवकूफ़ लड़की जो वाहिद कागज़ पर कुछ ड्रॉ कर रही थी जो उसे मिला था। मैंने जनरल डीगॉल के बारे में कभी नहीं सुना, और अगर उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया तो? मर्दे कोतरूक के दरवाजे के सामने रुक गया। उसने दरवाजे के बीच में मौजूद नाकर को खटखटाया। उसने दरवाजे पर 4 बार दस्तक दी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? क्या ये गेस्टापो के हेडक्वार्टर का पिछवाड़ा था? गेस्टापो के पूछगाछ करने वालों के बारे में अफवाहें थीं। कहा जाता था कि वो बेरहम और सफ्फाक है, लेकिन कोई भी इस बारे में पक्की मालूमात नहीं रखता था। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला और एक बूढ़ा आदमी बरामदे में खड़ा नजर आया। उसके चर्बी से भरे, जिगर के धब्बों वाले होंठों से एक हाथ से बनाई हुई सिगरेट लटक रही थी। उसने इज़ाबेल को देखा और नाक भौं चढ़ाई। दरवाज़ा खोलो, इज़ाबेल के साथ खड़ा आदमी गुर्राया और बूढ़ा आदमी एक तरफ हो गया। इज़ाबेल को धुएं से भरी हुई कमरे में खींच लिया गया। उसकी आंखों में जलन हो रही थी जब उसने इर्द गिर्द देखा।
ये एक बंद पड़ा नया स्टोर था जो कभी टोपियां, नोटेशंस और सिलाई के सामान बेचता था। धुएं में मध्यम रोशनी में उसने खाली डिस्प्ले केस देखे जो दीवारों के साथ धकेल कर रखे गए थे। खाली धातु के टोपी रैक्स एक कोने में ढेर हो रहे थे। सामने वाली खिड़की ईंटों से बंद कर दी गई थी और पिछवाड़ा दरवाजा जो रुए ला ग्रैंड की तरफ था, अंदर से ताला लगा था। कमरे में 4 मर्द मौजूद थे। एक लंबा भूरा आदमी जो कपड़ों में छिपकर कोने में खड़ा था, एक लड़का जो बूढ़े आदमी के साथ बैठा था जिसने दरवाजा खोला था, और एक खूबसूरत नौजवान आदमी जो फटे हुए स्वेटर और घिसे जाने वाली पैंटों में बैठो था और बोसीदा बूट पहने हुए था। ये कौन है डैडियर? बूढ़े आदमी ने पूछा जिसने दरवाजा खोला था। इज़ाबेल ने अपने कैद करने वाले पर पहली बार अच्छी तरह से नजर डाली। वो बड़ा और पट्टे वाला था, जैसे सर्कस के ताकतवर आदमी की तरह, और उसका चेहरा बड़ा, खुरदुड़ा और गालों पर लटकते हुए थे। उसने जितनी बुलंद हो सकती थी अपने कंधे पीछे दबाकर और ठोड़ी उठाकर खड़े होने की कोशिश की। उसे पता था कि वो अपने चेक वाली स्कर्ट और फिट की हुई ब्लाउज में मुज़हका खेज लग रही थी, लेकिन वो उन्हें ये तसल्ली देने से इनकार करती थी कि वो खौफजदा है। मैंने इसे जर्मन पोस्टरों पर वीट चौक से बनाते हुए पाया। वो स्याह आदमी जो उसे पकड़ कर लाया था, डैडियर ने कहा। इज़ाबेल ने अपना दायां हाथ मुट्ठी बनाकर चौक का निशान मिटाने की कोशिश की ताकि वो ना दिख सके। क्या तुम्हारे पास कुछ कहना नहीं है? कोने में खड़े हुए बूढ़े आदमी ने कहा। वो बॉस था, ये वाज़े था। मेरे पास चौक नहीं है। मैंने इसे करते हुए देखा। इज़ाबेल ने एक मौका लिया। तुम जर्मन नहीं हो, उसने मजबूत आदमी से कहा, और तुम बूढ़े आदमी से कहा जो लड़के के साथ बैठा था जिसने दरवाजा खोला था, तुम सुअर का गोश्त बेचने वाले हो। लड़के को उसने बिल्कुल नजरअंदाज किया, लेकिन खूबसूरत नौजवान आदमी से उसने कहा, तुम भूखे लगते हो और लगता है तुम अपने भाई के कपड़े पहने हो या कुछ जो तुमने कहीं रेल पर लटकाया था, कम्युनिस्ट। वो उस पर मुस्कुराया और उसकी सारी शख्सियत बदल गई। लेकिन वो आदमी जो कोने में खड़ा था वही था जिसे वो अहम समझती थी, वो जो जिम्मेदार था। उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। तुम आर्याई हो सकते हो, शायद तुम दूसरे लोगों को यहाँ आने पर मजबूर कर रहे हो। मैं इसे सारी जिंदगी जानता हूँ एमसेल। मैंने इसके पिता के साथ और तुम्हारे पिता के साथ सोमे में लड़ाई की थी। तुम इज़ाबेल रोसिनॉल हो या? उसने जवाब नहीं दिया। क्या ये कोई जाल था? कोई जवाब नहीं, बोल्शेविक ने कहा। वो अपनी नशिद से उठा और उसकी तरफ बढ़ा। तुमने उनके पोस्टर पर वी क्यों बनाया? दोबारा इज़ाबेल खामोश रही। मैं हेनरी नवार हूँ, उसने कहा, अब इतना करीब था कि वो उसे छू सकता था। हम जर्मन नहीं हैं और ना ही हम उनके साथ काम करते हैं एमसेल। उसने एक मानेखेज निगाह डाली। हम में से सभी पैसिव नहीं हैं। अब तुमने उनके पोस्टर क्यों खराब किए? यही वो था जो मैं सोच सकी। इसका क्या मतलब है? मैंने डिगॉल का खिताब रेडियो पर सुना था। हेनरी ने कमरे के पिछवाड़े में रुक किया और बूढ़े आदमी को एक नज़र दी। उसने दोनों मर्दों को बिना एक शब्द बोले पूरा बातचीत करते हुए देखा। उसके आखिर में उसे पता चल गया कि बॉस कौन था, वो खूबसूरत नौजवान। हेनरी ने आखिरकार उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, अगर तुम कुछ और कर सकोगी तो क्या तुम करोगी? क्या मतलब है? उसने पूछा। पेरिस में एक आदमी है, असल में एक ग्रोह मुसीती लॉम से। मोटा आदमी ने उसे दुरुस्त किया। हेनरी ने एक हाथ उठाया। हम इससे ज्यादा नहीं कहते जो हमें कहना जरूरी हो डीडियर। बहरहाल एक आदमी है, एक प्रिंटर जो अपनी जान को खतरे में डालकर ट्रैक्ट्स तैयार कर रहा है ताकि हम उन्हें तकसीम कर सकें। शायद अगर हम फ्रांसीसियों को जागने पर मजबूर कर सकें कि क्या हो रहा है तो हमारे पास मौका हो सकता है। हेनरी ने अपनी नशिस्त पर लटकी हुई चर्मी बैग से कागजों का एक गुच्छा निकाला। एक सरखी उस पर छापी हुई नजर आई। वीव ले जेनराल डे गोल। ये मतन मार्शल पिटैंग के लिए खुला खत था जिसमें हारने पर तनकीद की गई थी। आखिर में ये लिखा था, नू साम पूर लू जेनराल डे गोल। हम जनरल डिगोल के हक में हैं। तो फिर? हेनरी ने आहिस्ता से कहा, और इसी एक लफ्ज़ में इज़ाबेल ने वो आवाज़ सुनी जो वो इंतज़ार कर रही थी। क्या तुम इन्हें तकसीम करोगी? मैं? हम कम्युनिस्ट और रेडिकल्स हैं, हेनरी ने कहा। वो पहले ही हमारी निगरानी कर रहे हैं। तुम एक लड़की हो और इसमें भी खूबसूरत हो। कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा। इज़ाबेल ने हिचकिचाए बगैर कहा, मैं ये करूंगी। मर्दों ने उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। हेनरी ने उन्हें खामोश करा दिया। प्रिंटर अपनी जान को खतरे में डालकर ये ट्रैक्ट्स तैयार कर रहा है और कोई ना कोई उन्हें टाइप करके अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। हम अपनी जानों को खतरे में डालकर इन्हें यहाँ लेकर आए हैं। लेकिन तुम इज़ाबेल, तुम हो जो इन्हें तकसीम करते हुए पकड़ी जाओगी अगर तुम पकड़ी जाती हो। गलती मत करना, ये पोस्टर पर वी चौक करने जैसा मामला नहीं है। ये मौत की सज़ा के काबिल है। मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, उसने कहा। हेनरी उस पर मुस्कराया। तुम्हारी उम्र कितनी है? लगभग 19 साल। आह, उसने कहा। और इतनी कम उम्र लड़की अपने खानदान से ये कैसी छुपाएगी? मेरे खानदान से मसला नहीं है, इज़ाबेल ने कहा। वो मुझे कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन मेरे घर में एक जर्मन सिपाही ठहरा हुआ है और मुझे कर्फ्यू तोड़ना पड़ेगा।
ये आसान नहीं होगा, मैं समझता हूँ अगर तुम डरी हुई हो। हेनरी ने मुड़ना शुरू किया। इज़ाबेल ने फौरन उससे कागज़ वापस ले लिए। मैंने कहा था कि मैं करूँगी। इज़ाबेल खुश थी। आर्मिस्टाइज के बाद पहली बार वो अपने आप को फ्रांस के लिए कुछ करने में अकेली नहीं महसूस कर रही थी। मर्दों ने उसे अपने मुल्क भर में मौजूद ग्रुपों के बारे में बताया जो डिगॉल की क़यादत में मज़ाहमत कर रहे थे। जितनी वो बातें करते गए उतना ज़्यादा वो उनके साथ शामिल होने की उम्मीद में पुरजोश होती गई। ओह, वो जानती थी कि उसे डरना चाहिए, उन्होंने उसे अक्सर कहा था। लेकिन ये हिमाकत थी, जर्मनों की तरफ से सिर्फ कुछ कागज़ तकसीम करने पर मौत की सज़ा देना। अगर वो पकड़ी गई तो वो अपने तरीके से इससे निकल सकती थी, उसका यकीन था। न कि वो पकड़ी जाएगी। कितनी बार वो एक बंद स्कूल से बाहर निकली थी, या बिना टिकट के ट्रेन पर सवार हो गई थी, या किसी भी मुश्किल से निकलने के लिए अपने हुस्न का फ़ायदा उठाया था। जब हमारे पास मज़ीद होंगे तो हम तुमसे कैसे राब्ता करेंगे? हेनरी ने दरवाज़ा खोला ताकि वो बाहर जा सके। उसने सड़क के नीचे नज़र डाली। मैडम ला फुई की टोपी की दुकान के ऊपर के अपार्टमेंट, क्या वो अभी भी खाली है? हेनरी ने सर हिलाया। जब तुम्हारे पास कागज़ हों, पर्दे खोलना, मैं जितना जल्दी हो सके आ जाऊंगी। 4 बार दस्तक देना, अगर हम जवाब न दें तो वापस चले जाना। फिर एक तवक्कुफ के बाद उसने मज़ीद कहा, एहतियात करना इज़ाबेल। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दोबारा अकेली उसने अपनी टोकरी को देखा। एक लाल और सफ़ेद चेक के कपड़े के नीचे ट्रैक्स छिपे हुए थे। ऊपर गोश्त के टुकड़े पर केपर लिपटे कागज़ रखी हुई थी। ये ज़्यादा छुपाव नहीं था, उसे कुछ बेहतर तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसने गली में चलना शुरू किया और एक मसरूफ़ सड़क पर मुड़ गई। आसमान काला होता जा रहा था। वो पूरा दिन मर्दों के साथ रही थी। दुकानें बंद हो रही थीं। वहाँ सिर्फ जर्मन सिपाही और चंद औरतें नजर आ रही थीं जो उनके साथ रहने का इंतखाब करती थीं। सड़क पर मौजूद कैफ़े की मेज़ों पर यूनिफॉर्म पहने मर्द बेहतरीन खाना खा रहे थे और बेहतरीन शराब पी रहे थे। उसे हर हौसला इकट्ठा करके धीरे चलना पड़ा। जैसे ही वो शहर से बाहर निकली वो दौड़ने लगी। जैसे ही वो एयरफील्ड के करीब पहुंची उसका सांस फूल चुका था, लेकिन उसने रफ्तार कम नहीं की। वो पूरे रास्ते अपने बागीचे तक दौड़ी। गेट के बंद होने के साथ वो आगे की तरफ झुक गई, सांस फूलते हुए, अपनी तरफ की खिंच को पकड़ते हुए सांस लेने की कोशिश कर रही थी। एमाज़ाइल रोसिनोल, क्या आप ठीक हैं? इज़ाबेल सीधी खड़ी हो गई। कप्तान बेक उसके साथ खड़े थे। क्या वो इससे पहले वहां मौजूद थे? कप्तान, उसने अपने दिल की धड़कन को सामान्य करने की कोशिश की। एक काफिला गुजरा था, मैं उनके रास्ते से हटने के लिए तेज चली। काफिला? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। ये थोड़ी देर पहले की बात है और मैं कभी कभी बेवकूफ़ हो जाती हूँ। मैं एक दोस्त से बात कर रही थी और खैर उसने उसे अपनी सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट दी और अपने बिखरे हुए बालों को ठीक करने की कोशिश की, जैसे उसके लिए ये अहम हो कि वो उसके सामने अच्छी लगे। आज लाइनें कैसी थी? नाकाबिले बर्दाश्त। बराहे करम मुझे अपनी टोकरी अंदर ले जाने दो। उसने अपनी टोकरी की तरफ देखा और चेक वाले कपड़े के नीचे से कागज का एक छोटा सा कोना नजर आया। नहीं, मैं इसरार करता हूँ, हम मर्द हैं, तुम जानती हो। उसकी लंबी खूबसूरती से तराशे हुए अंगुलियों ने बांध के लकड़ी के हैंडल को पकड़ लिया। जैसे ही वो घर की तरफ मुड़ा वो उसके साथ चलती रही। मैंने एक बड़ी गिरोह देखा था, आज दोपहर टाउन हॉल में जमा हो रहे हैं। वेची पुलिस यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारे लिए ये फिक्र की बात नहीं है। उसने दरवाजे के सामने खड़े होकर उसके दरवाज़ा खोलने का इंतजार किया। इज़ाबेल ने बेचैनी से दरवाजे के सेंटर पर मौजूद नॉब को छुआ, घुमाया और दरवाज़ा खोल दिया। अगरचे उसके पास जाने का पूरा हक था, वो दावत का इंतजार कर रहा था, जैसे वो एक मेहमान हो। इज़ाबेल, क्या ये तुम हो? कहाँ गई थी? वियान ने दीवान से उठकर कहा। आज लाइनें बहुत लंबी थीं। सोफी, जो वाज़े तौर पर मायूस हो गई थी, दोबारा फर्श पर बैठ गई। मैं हॉक्स को पैंट्री में रखूंगी, इज़ाबेल ने कहा। बराहे करम मुझे करने दो, बेक ने कहा। वो इज़ाबेल को बुग्स से देख रहा था, या शायद उसे ऐसा लग रहा था। वियान ने एक मोमबत्ती जलाई और इज़ाबेल को दे दी। इसे ज़ाया ना करना, जल्दी करो। बेक बहुत शाइस्ता था जब वो सायादार किचन से गुजरता हुआ सेलर के दरवाजे तक पहुंचा। इज़ाबेल सबसे पहले नीचे उतरी, रास्ता रोशन करते हुए। लकड़ी की सीढ़ियां उसके कदमों तले चरकराहट कर रही थीं, जब तक वो नीचे सख्त मिट्टी वाले फर्श पर कदम नहीं रखती और ज़ेरे ज़मीन सर्दी में दाखिल नहीं हो जाती। लकड़ी की शेल्फें जैसे उनके अर्द गिर्द बंद हो रही थीं जब बेक उसके साथ आकर खड़ा हो गया। मोमबत्ती की रोशनी उनके सामने खेलती हुई जा रही थी। उसने अपने हाथ में लर्जा रोकने की कोशिश की जब उसने कागज में लिपटे हुए हैमहॉक्स को उठाया। वो उन्हें शेल्फ पर रखने लगी जहां उनकी सप्लाईज कम हो रही थीं। 3 आलू और एक शलजम ऊपर ले आओ, वियान ने नीचे से आवाज दी। इज़ाबेल आवाज सुनकर थोड़ा सा उछली। तुम घबराई हुई लग रही हो, क्या ये सही लफ्ज है मसल? मोमबत्ती उनके बीच चमक रही थी। आज शहर में बहुत सारे कुत्ते थे। गस्तापो, उन्हें अपने चरवाहों से मोहब्बत है, तुम्हें इससे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे बड़े कुत्तों से डर लगता है, एक बार मैं बचपन में काट खाई थी।
बेक ने उसे एक मुस्कुराहट दी जो रोशनी की वजह से खिंची हुई लग रही थी। टोकरी को मत देखना। लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। उसने छिपे हुए कागजों का छोटा सा कोना बाहर निकलता हुआ देखा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हें पता है हम लड़कियां सब चीजों से डर जाती हैं। मैं तुम्हें इस तरह बयान नहीं करूंगा MSL। उसने एहतियात से टोकरी को उठाया और बैग से छीन लिया। बिना नजर काटे उसने टोकरी शेल्फ पर रख दी, मोमबत्ती की रोशनी से दूर। जब वो वहां थी अंधेरे में उसने आखिरकार सांस की आज़ादी महसूस की। वो दोनों एक असहज खामोशी में एक दूसरे को देख रहे थे। बेक ने सर हिलाया। और अब मुझे जाना होगा। मैं यहाँ सिर्फ कुछ कागज लेने आया हूँ, एक मुलाकात के लिए जो आज रात है। उसने सीढ़ियों की तरफ मुड़ते हुए कहा। इज़ाबेल कप्तान के पीछे तंग सीढ़ियों पर चढ़ती रही। जब वो किचन में पहुंची, वियान वहां खड़ी थी, हाथ फैलाए, चेहरे पर अफसोस की लकीरें थीं। आलू और शलजम कहाँ हैं? वियान ने पूछा। मैं भूल गई, वियान ने आह भरी। जाओ, उसने कहा, उन्हें ले आओ। इज़ाबेल मुड़ी और फिर से सेलर में चली गई। जब उसने आलू और शलजम जमा कर लिए तो वो टोकरी के पास गई, मोमबत्ती को ऊपर करके टोकरी को रोशनी में जाहिर किया। वहां था कागज का एक छोटा सा सफेद तिकोन। उसने फौरन कागजों को टोकरी से निकाला और अपनी पैंटी ग्रिडल में छुपा लिया। जब कागज उसकी जिल्द के साथ छुआ तो वो ऊपर गई मुस्कुराते हुए। रात के खाने में इज़ाबेल अपनी बहन और भतीजी के साथ बैठी थी, पतली शोरबे और दिन पुराना रोटी खा रही थी और कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ ना आया। सोफी जो वाज़े तौर पर नोटिस नहीं कर रही थी, एक के बाद एक कहानी सुना रही थी। इज़ाबेल ने बेचैनी से अपने पैरों को मूव किया। घर के दरवाजे पर मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करती, या जर्मन फौजी के जूतों की आवाज़ जो सामने के रास्ते पर आ रही थी, या दरवाजे पर तेज़ और गैर शख्सी दस्तक की आवाज़। उसकी नज़रें किचन और सेलर के दरवाजे की तरफ बार बार जा रही थी। तुम आज अजीब बर्ताव कर रही हो, वियान ने कहा। इज़ाबेल ने अपनी बहन की बात पर ध्यान नहीं दिया। जब खाना आखिरकार खत्म हो गया, इज़ाबेल अपनी सीट से फौरन उठकर बोली, मैं बर्तन धो दूंगी वी, तुम और सोफी अपना चेकर्स का खेल खत्म करो। तुम बर्तन धो दोगी? वियान ने शक भरी नज़र से कहा। आओ, मैंने पहले भी पेशकश की थी, इज़ाबेल ने कहा। मेरे हाफिजे में नहीं। इज़ाबेल ने खाली शोरबे के प्याले और बर्तन जमा किए। उसने सिर्फ इसलिए पेशकश की थी ताकि मसरूफ़ रह सके, ताकि अपने हाथों से कुछ कर सके। बाद में इज़ाबेल को कुछ करने का कुछ नहीं मिला। रात बहुत सुस्त चल रही थी। वियान, सोफ़ी और इज़ाबेल बैलूट खेल रहे थे, मगर इज़ाबेल का दिमाग कहीं और था। ध्यान मरकूज करने की कोशिश कर रही थी, वो इतनी परेशान और पुरजोश थी। उसने गैर मुतमईन उज़्र बनाया और खेल जल्दी छोड़ दिया, थकावट का बहाना करते हुए। अपने ऊपर वाले कमरे में वो चादरों के ऊपर मुकम्मल लिबास में लेटी थी, इंतज़ार कर रही थी। ये आधी रात के बाद का वक्त था जब उसने बेक को वापस आते हुए सुना। उसने उसे सहन में दाखिल होते सुना, फिर उसकी सिगरेट की धुएं की बू आती थी। बाद में वो घर में आया, अपने जूतों में खटखट करता, मगर 1 बजे तक सब कुछ दोबारा खामोश हो गया। फिर भी वो इंतज़ार करती रही। सुबह 4 बजे वो बिस्तर से उठी और एक भारी ऊन के स्याह स्वेटर और चेक ट्वीड स्कर्ट में लिबास तब्दील किया। उसने अपनी मौसम गर्मा की कोट की एक सीवन फाड़ी और कागज़ उसके अंदर छुपाए, फिर कोट पहना और अपनी कमर पर बेल्ट बांध लिया। उसने अपनी फ्रंट पॉकेट में राशन के कार्ड्स डाले। नीचे जाने के रास्ते में वो हर आवाज़ के कराखने पर चौंकी। उसे सामने के दरवाजे तक पहुंचने में हमेशा लग रहा था जैसे हमेशा के लिए, मगर आखिरकार वो वहां थी। खामोशी से दरवाज़ा खोला और पीछे से बंद कर दिया। सुबह का वक्त सर्द और स्याह था। कहीं दूर एक परिंदा आवाज़ दे रहा था। शायद दरवाज़ा खुलने से उसकी नींद में खलल आया था। उसने गुलाबों की खुशबू में सांस ली और इस लम्हे में ये कितनी आम सी लग रही थी, ये सोचकर दिल भर आया। यहाँ से पीछे मुड़कर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो टूटे हुए गेट की तरफ चल पड़ी, बार बार पीछे स्याह मकान की तरफ देखते हुए। उम्मीद कर रही थी कि बेक वहाँ खड़ा होगा, हाथ पार किए, जंगजू के अंदाज में, अपने जूतों में, उसे देखते हुए। मगर वो अकेली थी। उसका पहला स्टॉप रेचल के घर था। इन दिनों मेल की तरसील तकरीबन नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसी औरतें जैसे रेचल, जिनके शौहर जंग में जा चुके थे, रोज़ अपने मेल बॉक्स चेक करती थी, ये उम्मीद करते हुए कि शायद मेल में कोई खबर आ जाए। इज़ाबेल ने अपने कोट के अंदर हाथ डाला, सिल्क की आस्तर में दरार महसूस की और एक कागज़ का टुकड़ा निकाल दिया। एक ही हरकत में उसने मेल बॉक्स खोला और कागज़ इसमें डाल दिया और खामोशी से ढक्कन बंद कर दिया। फिर वो सड़क पर निकली, चारों तरफ देखा और किसी को न देखा। उसने ये कर लिया था। उसका दूसरा स्टॉप बूढ़े आदमी रेवे के फार्म पर था। वो पूरे तौर पर कम्युनिस्ट था, इनकलाब का आदमी, और उसने महाज पर एक बेटा खो दिया था। जब तक उसने आखिरी पंपलेट दी, वो नाकाबिले तस्लीम महसूस कर रही थी। सूरज निकलने के बाद का वक्त था। मध्यम सूरज की रोशनी ने शहर के चूने की इमारतों को सुनहरा बना दिया। वो आज सुबह पहली औरत थी जो दुकान के बाहर कतार में खड़ी थी, और इस वजह से उसे मक्खन की पूरी मिकदार मिल गई। 150 ग्राम महाना, 2 तिहाई कप,
एक खजाना। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।